Welcome back to the series How to Prepare Cost Sheet and Maintain Cost Records. Today we will discuss on the direct employee cost, and relevant cost accounting standard is CAS 7. And CAS 7 defines direct employee cost as employee cost which can be attributed to a cost object in an economically feasible way. So here cost center is important and department is important, and CRA 1 said the proper record shall be maintained in respect of employee cost in such a manner to enable the company to book these expenses cost center wise or department wise with reference to goods or services under reference and to furnish necessary particulars. So बच्चों, यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर वाइज या डिपार्टमेंट वाइज कंपनी को डाटा मेंटेन करना मैंडेटरी है। किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट का फंक्शन के बेसिस पे वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगा या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, ये हमको डिसाइड करना है। और डिसाइड करने के बाद उसको हम कॉस्ट शीट में ले जा कर के दिखलाएंगे। इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में किसको ले लेना है। तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, बोनस, अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वेलफेयर बेनिफिट्स, व्हाट एवर बी इन द नेम, जो भी वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होगा। चाहे वो फ्री में उनको रहने का दे रहे हो या सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हो, सब्सिडाइज फूड दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, ये सारा चीज़ जो भी वो एम्प्लॉय वेलफेयर या के लिए पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, वो सारे का सारा एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होगा। सिमिलरली जो मैनेजरियल पर्सनल है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर या अदर ऑफिसर्स इन द बोर्ड एंड कॉरपोरेट हाउस, हेड ऑफिस, इन सारे के जो पेमेंट हो रहा है वो सारा एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। केवल रेम्युनरेशन पे टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, दैट विल बी ए अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अगर सेपरेशन कॉस्ट रिलेटेड टू वॉलंटरी रिटायरमेंट या टर्मिनेशन कर है तो उसको एमोटाइज करना रहता है, और ये कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर जाकर के बुक होगा। अब यहाँ पर एमोटाइज कैसे करेंगे? सपोज कोई एक एम्प्लॉय है जो कि 2030 में रिटायर करता है, लेकिन उसने कंपनी के VRS स्कीम के अंदर 2026 में उसने रिटायरमेंट ले लिया। तो VRS का एक स्कीम होता है कि अगले 4 साल तक उसका जो लास्ट बेसिक ड्रॉन होता है, जो बेसिक सैलरी बन रहा था और उसका जो DA बन रहा था, वो उसको अगले 4 साल तक हर महीना मिलता रहेगा। इसके अलावा उसको कुछ कंपनसेशन भी दिया जाता है। तो जो भी ये कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ VRS उसको मिलेगा, उसको अगले 4 साल तक, यानी कि 26 में नहीं, वो 2030 में रिटायर करता, लेकिन वो VRS 2026 में ले लिया, तो उस VRS अगेंस्ट जो भी उसको पेमेंट किया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, वो उसको 4 साल में एमोटाइज करेंगे, यानी इक्वली 4 ईयर्स में उसको एमोटाइज करेंगे। और अगले 4 साल में उसको हर महीने जो भी सैलरी उसको पे किया जाएगा, लास्ट ड्रॉन बेसिक एंड DA, वो एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, बट दैट विल बी नॉट बुक्ड अंडर द डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगा और उसको ओवरहेड के अंदर दिखाएंगे। सिमिलरली कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट होगा जो मटेरियल है, तो दैट विल बी नॉट बुक्ड अंडर द एम्प्लॉय कॉस्ट। कोई डैमेजेस पेड टू अथॉरिटीज़, जैसे PF कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का जो होता है वो भी एम्प्लॉय के सैलरी में ऐड किया जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई डिले हो रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉयर जो पेमेंट करता है, तो दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर कंपनी के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को रहने का, खाने का या ट्रांसपोर्टेशन का या अदर बेनिफिट्स फ्री दिया जा रहा है, उस केस में उस फ्री सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर का जो कॉस्ट इनकर्ड होगा वो अमाउंट एम्प्लॉय कॉस्ट में
ऐड होगा। इसके अलावा अगर हम कोई एम्प्लॉय से रिकवरी कर रहे हैं तो उसको एम्प्लॉय कॉस्ट से माइनस करते हैं। बहुत सारे कंपनी में एम्प्लॉय के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बस प्रोवाइड करते हैं, या तो फ्री रहता है या कुछ नॉमिनल अमाउंट एम्प्लॉय के सैलरी से वो रिकवर करते हैं। तो इस तरह की जो रिकवरी होगा वो बस को चलाने में जो कॉस्ट आएगा, बस का ड्राइवर का सैलरी, उसका फ्यूल का, डेप्रिसिएशन का, तो इन सारे कॉस्ट में से उस जो रिकवरी हो रहा है उसको घटा देंगे और बैलेंस अमाउंट को एम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड किया जाता है। अगर कोई रिक्रूटमेंट कॉस्ट है या ट्रेनिंग कॉस्ट है, जनरली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम वो ट्रेनिंग देता है, तो उस तरह के कॉस्ट को जो इनकर्ड होगा वो ओवरहेड में बुक होगा, ना कि वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा। और कॉस्ट स्टेटमेंट में जो प्रेजेंटेशन देना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 वो बात बोल रहा है कि वो आपको डिपार्टमेंट वाइज देना है, साथ में ही वो पीस रेटेड है या आपका नॉर्मल रेटेड है या परमानेंट है या वेजेस दे रहे हैं, इस तरीके से कैटेगरी वाइज भी हमको वहाँ पर प्रेजेंट करना है कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर में। और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को कॉस्ट शीट में अलग से दिखाएंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को ओवरहेड में बुक करेंगे। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोल रहा है और CRA 1 भी ये बात बोलता है। इसके अलावा कॉस्ट स्टेटमेंट में सर्टेन डिस्क्लोजर्स देना है कि कितने वो एम्प्लॉय का एट्रीब्यूशन कैपिटल वर्क से जॉब के लिए कितना जा रहा है, सेपरेशन कॉस्ट कितना है ड्यूरिंग द ईयर, कोई पेनाल्टी या डैमेजेस पे किए हैं उसके बारे में डिस्क्लोज करना है, कोई सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव अगर वो रिकवरी कर रहे हैं तो उसको कॉस्ट स्टेटमेंट में उनके फुट नोट्स में देना है। तो डिस्क्लोजर पार्ट, या किसी एम्प्लॉय को फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को डिस्क्लोज करना है कॉस्ट स्टेटमेंट्स के अंदर बाय द कंपनी। और एज ए कॉस्ट ऑडिटर मुझे रिपोर्ट करना है कि वेदर द कंपनी हैज़ डिस्क्लोज दिस पॉइंट्स इन द कॉस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ नोट्स। अब जब हम किसी कंपनी का कॉस्ट शीट तैयार करेंगे, वहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को निकालेंगे, तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको रखना चाहिए अपने साथ। अगर आप कॉस्ट ऑडिट करने गए किसी कंपनी का तो उस केस में भी आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मान लेना है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कंपनी के डिटेल उसके डिपार्टमेंट के बारे में लिखा हुआ रहता है कि उस कंपनी में कितने तरह का डिपार्टमेंट वो मेंटेन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको कंपनी का कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी भी देखना है। उस कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी में ये लिखा हुआ रहता है कि कंपनी के द्वारा कितना कॉस्ट सेंटर डिसाइड किया हुआ है, कितने तरह का प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, कितने तरह का सब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, कितना सर्विस कॉस्ट सेंटर है, ये सारी जानकारी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी में मिल जाएगा। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी द्वारा मेंटेन नहीं किया गया या किया गया है वहाँ पर कॉस्ट सेंटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो आपको अपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में उसको लिखना चाहिए और अंडर ऑब्जर्वेशंस, और मैनेजमेंट को सजेशन देना होगा। सिमिलरली आप तीसरा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोडक्शन फ्लो चार्ट। इसके बेसिस पे ही आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि कितने तरह का डिपार्टमेंट है और कितने तरह का कॉस्ट सेंटर होना चाहिए। अगर जो कंपनी के कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी में कॉस्ट सेंटर डिस्क्लोज किया गया, बताया गया है, अगर वो प्रोडक्शन फ्लो चार्ट के हिसाब से कम है या उसमें और कुछ वैल्यूएशन होना चाहिए, तो एज ए कॉस्ट ऑडिटर वी मस्ट रिपोर्ट इन आवर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब आप जब किसी कंपनी के ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो वहाँ पर सैलरी के हेड में जो बुक किया रहता है, बेसिक सैलरी अलग से दिखेगा, DA अलाउंस अलग से दिखेगा, कोई वेलफेयर स्कीम के अंदर अगर पेमेंट कर रहे हैं वो अलग से दिखता है, एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका अलग से कॉस्ट दिखेगा। इस तरीके से कॉस्ट उसमें अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो आपको उन सारे कॉस्ट को, बोनस को या ओवर टाइम है, पीस रेटेड वेजेस कितना दिया, डेली वेजेस कितना दे रहा है, इस तरीके से जो ट्रायल के अंदर आपको डिफरेंट हेड में आपको देखेगा, उस सारे को पहले एक एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आपको एक जगह ऐड कर लेना है। उसके बाद हर डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं और उसका सेग्रीगेशन, कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं, कितने परमानेंट एम्प्लॉई है, कितने कैजुअल एम्प्लॉई है, कितने एडहॉक एम्प्लॉई है, इन सारे नंबर्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर वाइज उसको बुक करना है, डिपार्टमेंट वाइज उस एम्प्लॉय कॉस्ट को वहाँ पर आपको
एपोर्शन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कंपनी में ये सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस है, फायर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल एचआर डिपार्टमेंट, इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट है, पैकिंग है, पावर सब स्टेशन है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अब टोटल एम्प्लॉय उस कंपनी में मान लीजिए 177 है, फिर उसको हम उस डिपार्टमेंट के फंक्शन वाइज हम वहाँ पर सेग्रीगेट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वो हुआ जो हमारे उस कंपनी के प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली वो एलोकेट हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में डालेंगे, और जो डायरेक्टली नहीं हो रहा उसको इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में डालेंगे। इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज हम उसको पहले सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट करने के बाद यहाँ देख लीजिए टोटल मेरा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आ गया 33 और 144 इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आ गया। फिर टोटल सैलरी एंड वेजेस और अदर वेलफेयर एक्सपेंसेस, इसको एक जगह एक्यूमुलेट करेंगे। एक्यूमुलेट करने के बाद टोटल अमाउंट मेरा 5 करोड़ सपोज इतना आ गया। उसमें से जो रिकवरीज है उसको माइनस करके बैलेंस अमाउंट ये बचा। इस बैलेंस अमाउंट को फिर हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में, और डिपार्टमेंट वाइज ले जाएंगे। यानी कि इस टोटल कॉस्ट को टोटल एम्प्लॉय 177 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। इस तरीके से टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट को यहाँ पर अलग अलग शो करेंगे। शो करने के बाद डिपार्टमेंट वाइज जो मेरा कॉस्ट आ गया, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आ गया, फिर उसको हम प्रोडक्ट में एपोर्शन करते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस। अब यहाँ पर एक बात और आपको मैं बता दे रहा हूँ जो आप नोट कर लीजिए कि अगर पावर सब स्टेशन में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का उनका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया। लेकिन ये सेंटर का जो टोटल कॉस्ट आएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यूटिलिटी का कॉस्ट कैसे बुक किया जाता है, तीन सारे ये इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा इंक्लूडिंग ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। और उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितना यूज करेंगे वो मेरा यूटिलिटी कहलाएगा, वहाँ पर उसको शो करेंगे। और बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ में टाउनशिप में या वहाँ यूज होता है उसको ओवरहेड में अंदर हम लोग बुक करते हैं। तो यहाँ पर जो पावर स्टेशन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉय के कॉस्ट को डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में हमको नहीं दिखाना है, ये बात को आपको ध्यान देना है। सिमिलरली डिस्पैच सेक्शन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, वो प्रोडक्शन वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, ना कि प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। अगर पैकिंग डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसको पैकिंग कॉस्ट में अलग से कॉस्ट स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। उस जगह उस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर नहीं दिखाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आप परचेज डिपार्टमेंट में भी फर्दर उसका सेग्रीगेट किया जाता है। अगर बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट सेल होता है। जैसे मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए अलग सेल होता है, सर्विस प्रोक्योरमेंट जिसको कि जनरली टेंडर सेल बोलते हैं उसका एक अलग होता है, सब डिपार्टमेंट होता है। ऑफिस इक्विपमेंट, स्टेशनरी, डेली यूज के लिए अलग सेक्शन होता है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज के लिए अलग सेक्शन होता है, और ये सारा परचेज डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर अगर मटेरियल प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड काम में जो एम्प्लॉय हैं उनको जो हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं उसको मटेरियल कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से टेंडर सेल में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके कॉस्ट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ले जाएंगे। इस तरीके से भी बड़े कंपनी में एम्प्लॉय कॉस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो को डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के साथ एंड कर रहा हूँ। अगली वीडियो में एक नए कॉस्ट आइटम के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा, और एज ए कॉस्ट अकाउंटिंग, एज ए ऑफिसर और एज ए कॉस्ट ऑडिटर आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं हर वीडियो में आपको बताते जाऊँगा। थैंक यू।